नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। उज्जैन सहित पूरे मालवा अंचल का विकास मुंबई की तर्ज पर पूरी गोलाकार क्षेत्र में होगा। ये बात उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने तक्षित न्यूज के लिए डॉक्टर संजय नागर से विशेष चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि उज्जैन के विकास को लेकर प्रधानमंत्री सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात बहुत सकारात्मक रही है और सभी ने उज्जैन के विकास के लिए रुचि दिखाई है। उल्लेखनीय है कि सांसद श्री फिरोजिया ने उज्जैन के विकास के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री एवं आयुष मंत्री से मुलाकात की है। वहीं उज्जैन रेलवे लॉबी के संदर्भ में सांसद ने कहा कि उज्जैन लॉबी को तोड़ने के प्रयास पहले भी हुए हैं जो सफल नहीं होंगे। मैंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उज्जैन लॉबी यथावत रहेगी। सांसद ने कहा कि हाल ही में महाकाल लोक की बड़ी सौगात मिली है और अब ऐसी सौगातों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हमारा ध्यान विकास के साथ साथ रोजगार पर भी है। सर्वप्रथम तो आज हिंदू नव वर्ष गुड़ी पड़वा पे मेरी ओर से, परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से तक्षित न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और चेटी चांद की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमारा उज्जैन का रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी सौगात है। और सबसे बड़ी सौगात महाकाल लोक, जिसका माननीय मोदी जी ने अभी फर्स्ट फेज का लोकार्पण करा है, वो भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो हमारा उज्जैन स्मार्ट सिटी में आया था उसमें ये तय हुआ था। उसके बाद मेडिकल डिवाइस अगर आप देखेंगे तो उज्जैन में पहले हीरा मिल, विनोद मिल, इंदौर टेक्सटाइल, इसको और श्री सिंथेटिक्स, ये 5-7-8 मिलें थी जो समय के ग्रास में ये ख़त्म हो गई। लेकिन आज लगभग 56 इंडस्ट्रियाँ उज्जैन में आ रही हैं जिनके काम 23 के काम लगभग पूर्णता की ओर है और काफ़ी और बहुत जल्दी उज्जैन को एक बहुत बड़ी सौगात ये मिलने जा रही है। मेडिकल डिवाइस माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 4 दिए, उसमें से एक उज्जैन को दिया। अभी हाल ही में मैं प्रधानमंत्री जी से मिला तो मैंने उनको धन्यवाद और आभार करा कि आपके कर कमलों से, आशीर्वाद से उज्जैन को मेडिकल डिवाइस मिला, जिसमें इंजेक्शन से लेकर मेडिसिन और वेंटिलेटर तक उज्जैन में इंडस्ट्रियों में बनेंगे। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ उज्जैन में आएगा और हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख युवाओं को हम रोज़गार देंगे। अभी टेक्सटाइल के लिए भी काकरिया ग्रुप आ रहा है जो पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा ग्रुप है लीलन का, और जूट का वो भी प्रयासरत है। हेना कंपनी है वो आ गई। ऐसी कितनी कंपनियां जो उज्जैन में आ रही हैं और कुछ कंपनियां पाइपलाइन में हैं। तो एक इंडस्ट्री हब बनने जा रहा है और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की भी बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हमको मेरे प्रयासों से मिल रही है। तो ऐसी कई सौगातें हैं। रूप वे जो महाकाल से रेलवे स्टेशन का बनने वाला है, तो ऐसी कई सौगातें जो उज्जैन में कभी नहीं हुई और धड़ाधड़ तरीके से इस कार्यकाल में आ रही है। और आने वाले 25 साल में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि देश को किस दिशा की ओर ले जाना है आने वाले समय में, वैसे हमारे मुख्यमंत्री का मंशा है कि मध्य प्रदेश को किस दिशा की ओर ले जाना है, ऐसे ही उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र को किस दिशा की ओर ले जाना है, इसके लिए हमने एक प्लानिंग करी है। आने वाले 25 साल में हमारा उज्जैन कैसा डेवलप होगा, इसके लिए हमने ब्लूप्रिंट बनाया है। और एक चीज़ और आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी मैंने माननीय राजनाथ सिंह जी से सैनिक स्कूल की मांग करी तो उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है बहुत जल्दी वो सौगात भी मिल रही है। 600 करोड़ रुपए का NTPC का प्लांट नागदा में, उसका भी टेंडर हो गया है, वो भी एक बहुत बड़ी सौगात उज्जैन को मिलने जा रही है। ऐसी कितनी सौगातें हैं जो इस कार्यकाल में उज्जैन को मिल रही है। सांसद जी, यहाँ आकाशवाणी का प्रसारण केंद्र बना था जो अब केवल रिले केंद्र बनकर रह गया है। अगर उसकी उपयोगिता जब भी साबित होगी जब उसमें रिकॉर्डिंग की भी सुविधा हो, और तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री ने उसे पूर्ण क्षमता के साथ चलाने को कहा था। यदि आप थोड़ा सा ध्यान उसकी तरफ दे दें तो एक और सौगात मिल जाएगी उज्जैन को। थोड़ा सा ध्यान नहीं है, मैं पूरी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और ऐसे ही मैंने नागदा में FM तो बहुत जल्दी चालू हो रहा है नागदा का, और उज्जैन के लिए भी मैं बहुत प्रयासरत हूँ। कुछ टेक्निकल कारण है, कल ही
अनुराग जी से मेरी बात भी हुई थी इस विषय में, लंबी चर्चा हुई है और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया, उसका परीक्षण भी करा लिया उन्होंने। यहाँ टीम भी आ गई है और टीम भी देख के गई, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी है। तो मैं अब देखूँगा उस दिल्ली में कि वो क्या रिपोर्ट सबमिट करी। हम ये भी चाहते हैं कि आकाशवाणी केंद्र हमारा उज्जैन में भी खुले। सांसद जी, हवाई अड्डे के बारे में उज्जैन की कुछ संभावनाएं बढ़ी है या अभी कागजों में ही है? नहीं, कागज में नहीं है, उसका चल रहा है। माननीय सिंधिया जी ने उसके लिए सर्वे का लिखा भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी भेंट नहीं हो पा रही। मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं तो उनसे वही मांग रखूँगा। आयुष मंत्री जी से आपने बात करी थी, यहाँ पद बहुत कम है आयुर्वेद कॉलेज से, तो वहाँ कुछ संभावनाएं बनी पद बढ़ाने की? मंत्री जी कल आ रहे हैं पर मैं तो कल रहूँगा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और हम एम्स के तर्ज में आयुर्वेदिक कॉलेज जैसे गोवा में अभी हुआ है, क्योंकि मोदी जी की मंशा है कि आयुर्वेदिक कॉलेज को बढ़ावा करना है आयुर्वेद को। तो उसी तरह हमारे यहाँ पे ओपीडी है, हमारे 103 बिस्तर का बहुत बड़ा अस्पताल है, पूरी अधोसंरचना हमारी पूरी कंप्लीट है, एप्लीकेशन कराना है। उसके लिए मैंने माननीय मंत्री जी को बोला है तो उन्होंने सहमति दे दी है। बहुत जल्दी हमको ये सौगात भी मिलने जा रही है। इंडिया के मैप पे आयुर्वेदिक हमारे उज्जैन कॉलेज का नाम दर्ज होगा। अगले सिंहस्थ को लेके क्या आपने प्लान बनाया है, क्या सोचा अगले सिंहस्थ के लिए, क्या आप आवश्यकता समझते हैं शहर के लिए? जो सिंहस्थ के लिए आवश्यकता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम बहुत तेज़ गति से कर रहे हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि जब सिंहस्थ आता है जब ही उज्जैन में काम होता है, लेकिन अब ये धारणा हमने बदल दी है। अब 12 महीने उज्जैन के विकास के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम होता रहता है। नई नई सौगातें आ रही हैं, नई नई इंडस्ट्री आ रही है, नई नई होटलें आ रही है, नए नए रोज़गार के साधन अवेलेबल हो रहे हैं। तो मैंने बताया ना कि हमारी 25 साल आगे की योजना है। हम उज्जैन को एक मैरिज डेस्टिनेशन हब भी बनाने जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सौगात उज्जैन को मिलेगी कि विश्व के लोग यहाँ आके अपने बेटा बेटियों की शादी करेंगे, जिससे कि यहाँ के रोज़गार को और बूस्ट लगेगा। उज्जैन में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की महाशिव पुराण कथा का आयोजन 4 से 10 अप्रैल तक किया जा रहा है। इसको लेकर आयोजन समिति द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। कथा में प्रतिदिन 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसको लेकर बैठने के अलावा पार्किंग सहित अन्य सारी व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। आज उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़नगर रोड स्थित कथा स्थल पर मुख्य कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान महापौर मुकेश टटवाल, पूर्व मंत्री पारस जैन एवं प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूखेड़ा मौजूद रहे। भूमि पूजन के बाद मंत्री डॉक्टर यादव ने कथा स्थल का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आयोजन समिति के अध्यक्ष पार्षद प्रकाश शर्मा ने बताया कि कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं कथा में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर प्रवेश दिया जाएगा। का सौभाग्य है बाबा महाकाल की नगरी में, जहां प्रत्यक्ष स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में बाबा महाकाल विराजमान है। ऐसे में शिव महापुराण की कथा का यह प्रत्यक्ष अनुभव पंडित प्रदीप मिश्रा जी के नेतृत्व में उनके मुखारविंद से यहाँ की जनता और बाबा महाकाल को वो स्वयं सुनाने आ रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है। और वैसे भी ये माह तो बहुत पवित्र महीना है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। चैत्र मास में एक शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने के साथ साथ एक ऐसे महानुभव जो भगवान महादेव की विभिन्न प्रसंगों को अपने मुखारविंद से बहुत अद्भुत रूप में सबके सामने एक नए रूप में और एक तरह से सुनते ही कर्णप्रिय भाव में वो जो कथा करते हैं। महाकाल मंदिर प्रशासनिक कक्ष के बाहर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन कर स्थानीय दर्शनार्थियों को प्राथमिकता देने व शुल्क व्यवस्था बंद करने की मांग की है। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर स्थित प्रशासनिक कक्ष का युवा कांग्रेस ने मंगलवार को घेराव किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेता तख्तियां लेकर प्रशासनिक कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए। इन तख्तियों पर स्लोगन लिखे थे कि मंदिर का व्यवसायीकरण बंद किया जाए, स्थानीय दर्शनार्थियों को दर्शन में प्राथमिकता दी जाए, दर्शन की शुल्क व्यवस्था बंद कर निःशुल्क दर्शन कराए जाए। यहाँ मंदिर प्रशासक के खिलाफ नारे लगाए गए। मांगों से संबंधित एक ज्ञापन मंदिर प्रशासक संदीप सोनी को दिया गया। यह प्रदर्शन युवा कांग्रेस नेता बबलू खींची और दीपेश जैन के नेतृत्व में किया गया। आज हमने बाबा महाकाल के श्री चरणों में उनसे आशीर्वाद लेकर उज्जैन की जनता के साथ न्याय करने की मांग को लेकर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग करी है कि उज्जैन के दर्शनार्थियों को आधार कार्ड देखकर अलग से उनकी दर्शन व्यवस्था की जाए, क्योंकि उज्जैन के लोगों को यहाँ पे महिलाओं को घर का काम रहता है,
व्यापारियों को व्यापार करना रहता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई करना रहती है, इसलिए उनको समय ज़्यादा लगता है। इसके कारण हमने अलग से मांग की है कि उज्जैन के दर्शनार्थियों की अलग से व्यवस्था की जाए। दूसरा हमने विरोध ये इस बात का किया है कि हर चीज़ के महाकाल मंदिर में पैसे लगते हैं। दर्शन करने के 250 रुपये, प्रोटोकॉल से दर्शन करने के 250 रुपये, अंदर से जल चढ़ाने के 750 रुपये, भस्म आरती करने के 200 रुपये। इन सब चीज़ों का विरोध करते हुए हमने मांग करी कि इस तरीके का जजिया शुल्क हटाकर और सुलभ दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग दर्शन कर सके और किसी के मन में भावना को ठेस नहीं पहुंचे कि वो अंदर से दर्शन कर रहा हूँ, मैं बाहर से दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके की मांग हमने आज मंदिर प्रशासन महोदय से की है। इसको लेकर के जिस तरीके का जजिया कर आज महाकाल मंदिर से लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है, बाहर से व्यक्ति दर्शन करने आता है, उसके वहाँ पे पैसे लेके ठग लिया जाता है, तो उसे मन में लगता है कि मैं दर्शन करने आया था, मेरा तो इतना पैसा लग गया यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों का विरोध करते हुए यूथ कांग्रेस ने आज ज्ञापन दिया है महाकाल मंदिर प्रशासन महोदय को, और इसके आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे यदि मांगे नहीं मानी गई। देश के कुछ हिस्सों में H3N2 के मामले सामने आने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की हिदायत के बाद स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से सचेत है। प्रदेश में फिलहाल H3N2 का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का कहना है कि H3N2 तेजी से फैलने वाला नया फ्लू है। यह वायरल संक्रमण की तरह है। माधवनगर अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर HP सोनानिया के अनुसार किसी भी तरह के वायरल संक्रमण को लेकर माधवनगर अस्पताल में पर्याप्त इंतजाम है। H3N2 के लक्षण का कोई मरीज आता है तो उसे सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाने की तैयारी भी है। डॉक्टर सोनानिया के मुताबिक ICMR की तरफ से जारी गाइडलाइन में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना तथा मास्क पहनने की सलाह दी गई है। नियमित रूप से हाथ धोने और मास्क लगाने समेत कोविड जैसी सावधानियां बरतने की सलाह डॉक्टरों ने दी है। छींकने और खांसने के दौरान मुंह और नाक को ढकने, आंखों और नाक को छूने से बचने और तुरंत डॉक्टर से संपर्क की सलाह दी गई। H3N2 एक प्रकार का स्वाइन फ्लू का इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसके द्वारा सर्दी, खांसी, बुखार और गले में खराश होती है। तो शुरुआती लक्षण में अगर बुखार, सर्दी, खांसी ठीक नहीं होती है 2-3 दिन में, तो आकर अस्पताल में दिखाएं, माधवनगर अस्पताल में दिखाएं, जिला अस्पताल में दिखाएं। हमारी जहाँ भी सुविधाएँ हैं वहाँ पर किसी भी क्लिनिक पर, संजीवनी क्लिनिक, वहाँ पर जाकर दिखा सकते हैं। सर इसके क्या सिम्टम्स और क्या इसके लक्षण जो है, शुरुआती दौर में वायरल फीवर तो अभी चल ही रहा है, सर्दी, खांसी, बुखार। अगर वो 3-4-5 दिन में ठीक नहीं होता है तो हमको आकर दिखा सकते हैं। और उसमें जो ड्रग्स होती है वो ओजेल्टामिविर होती है, टेमीफ्लू, जो हमने 2015-2009 में भी उसका उपयोग किया था। ज़रूरत लगेगी तो हमारे पास स्टॉक उसका उपलब्ध है, माधवनगर अस्पताल में CMHO स्टोर में भी उपलब्ध है। तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग दवाइयाँ देंगे। और इसकी टेस्ट के लिए एम्स भोपाल चिन्हित किया गया है। अगर ज़रूरत लगी तो हम वहाँ पर टेस्ट के लिए, H3N2 के टेस्ट के लिए भोपाल सैंपल भेजेंगे। और जनता से मेरी यही अपील है, उज्जैन वासियों से यही अपील है कि अभी कोविड तो काफ़ी हद तक चला गया, तो हम लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है, तो फिर से मास्क लगाना शुरू करें। 2 गज की दूरी बना के रखें, भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाएं, तो हम इससे बगैर दवाई के भी बच सकते हैं, क्योंकि एक तरह का ये भी वायरल फीवर है, इन्फ्लुएंजा वायरस। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।